Hello, all of you, and welcome for today's lecture. The topic for today's lecture is International Humanitarian Law. International Humanitarian Law को short form में we are going to use this term as IHL. Moving to our first slide, what do we understand by the term International Humanitarian Law? तो ये IHL जो है ये लॉ की एक वैसी ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द वॉर टाइम एप्लीकेबल है। इसका मतलब जहाँ भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहाँ भी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रही है लार्ज स्केल पे, वहाँ कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, पहली बात कि दिस इज द ब्रांच ऑफ लॉ विच लिमिट्स द इफेक्ट्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट में एप्लीकेबल होगा और इसका पर्पस क्या होगा कि लिमिट करना, यानी उसके साइड इफेक्ट्स को लिमिट करना, कम करना। और ये कम कैसे किया जा सकता है? उसके साइड इफेक्ट्स को वॉर के कम कैसे किया जा सकता है? एट्रॉसिटीज कम करके किया जा सकता है। जैसे मान लो कि कोई सिविलियन है, ठीक है, वॉर जब होती है, जब आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक वैसा ग्रुप होता है जो लड़ाई करता है, जो डायरेक्टली इंगेज होता है वॉर में, और एक ऐसा ग्रुप भी होता है जो भले ही मिलिटेंट्स के साथ रहे, जो भले ही सोल्जर्स के साथ रहे, लेकिन लड़ाई नहीं करता। जैसे मेडिकल असिस्टेंट्स या फिर नर्स, मेडिकल में चाहे डॉक्टर्स हो या नर्स हो, या फिर मान लो कुक या स्वीपर्स, इनका काम वॉर में इन्वॉल्व होना तो नहीं है, लेकिन एक असिस्टेंस प्रोवाइड करना सोल्जर्स को। ठीक है, और जैसे वॉर जहाँ भी होती है वहाँ आसपास के गांव के जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनके ऊपर कोई एट्रॉसिटीज़ ना हो। तो आईएचएल का क्या पर्पस है? पहली बात, ये एप्लीकेबल होता है जहाँ पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और ये क्यों हम अप्लाई करते हैं, क्यों इसको लाया गया, क्यों बनाया गया, क्यों इसको डिज़ाइन किया गया? सो दैट कि इसकी जो वॉर की जो शॉर्ट कमिंग्स है, जो इसकी आउटकमिंग्स हो या जो इसमें एट्रॉसिटीज़ हो, वो कम की जा सके। कम कैसे कर सकते हैं हम उन एट्रॉसिटीज़ को? सबसे पहले कि हम बचाएंगे इनोसेंट लोगों को जो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, हम आईएचएल के थ्रू उन लोगों को बचाएंगे। दूसरा क्या है? हम मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है मीन्स एंड मेथड्स, यानी कैसे हथियार, कैसे औजार यूज़ हो रहे हैं, कैसे वेपन्स यूज़ हो रहे हैं। क्या वो बहुत डेडली तो नहीं है, या फिर क्या वो बहुत, जैसे एग्जाम्पल ले लो, हिरोशिमा नागासाकी के साथ क्या हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में? जो लोग, यूएसए और जापान के बीच में झगड़ा हो रहा था, जो लोग आमने सामने लड़ रहे थे, जो सोल्जर्स थे, जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे आपस में, अपार्ट फ्रॉम दैट यूएसए ने क्या किया? बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया शहर में। तो इससे क्या होगा? वो तो पूरे के पूरे इनोसेंट थे, वो तो, उनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो यही मतलब, ऐसे 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 हथियार यूज़ ना करो जिसका वाइड स्केल एट्रॉसिटीज़ हो। क्लियर है? तो आईएचएल क्या है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच इज़ एप्लीकेबल ड्यूरिंग द वॉर या एप्लीकेबल इन द आर्म कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा इसमें क्या आएगा? इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट सिविलियंस एंड द पर्सन हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉर। ठीक है, तीसरा क्या होगा? इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर। क्लियर है? मीन्स एंड मेथड से वही आपका कि क्या आप यूज़ करोगे, क्या हथियार यूज़ करोगे, क्या नहीं, क्या वेपन्स एंड ऑल दैट। अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो गया। और ये आईएचएल, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन फादर ऑफ आईएचएल कहलाते हैं? ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जेनेवा के, हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ आईएचएल। एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ सल्फिरिनो, उससे उसके इफेक्ट से, साइड इफेक्ट से उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल हुआ उनके लिए वो पूरा एक्सपीरियंस करना। तो उन्होंने एक अपनी बुक निकाली, बुक का नाम था मेमोरी ऑफ सल्फिरिनो, 1863 में। फिर 1864 में अपने कुछ पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर, कुछ थिंक टैंकर के साथ मिलकर उन्होंने पहला जेनेवा कन्वेंशन 1864 में बनाया था।
ठीक है, तो हेनरी ड्यूनेट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ IHL. मूविंग टू द नेक्स्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ IHL. अच्छा देखो यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, और जसिन बेलो. अब आप जब लॉ का ये ब्रांच पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज भी हैं जो कि ये सब टर्मिनोलॉजी कहाँ डिस्कवर होती, पूरे के पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में हुई थी. तो कुछ ऐसे उनके लोकल नेम्स भी इन्हें दिए हुए हैं. जैसे IHL का आप मान लो कि सिनोनिम क्या है लीगल टर्म्स में, जसिन बेलो. ठीक है, जसिन बेलो इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द सिनोनिम ऑफ IHL. तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको एक बार हम पढ़ लेते हैं. इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ IHL. पहला है, इट ब्रिंग्स द बैलेंस बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड मिलिट्री एक्टिविटीज. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मिलिट्री एक्टिविटीज कहो या वॉर कहो या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहो, इट इज एज नेचुरल एज द ह्यूमन नेचर. अपना साम्राज्य बढ़ाना है, अपनी बाउंड्रीज को फ्लरिश कराना है, अपने कंट्री का फ्लरिश करे, चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे फिजिकली हो. तो इन सब के एक्सटेंशन के लिए वॉर तो होता ही है. पहले वर्ल्ड वॉर 1 और 2 होता था. अभी देख लो जैसे इंडिया ही के बीच में किसी ना किसी वजह से टसल होता है, चाहे चाइना से हो, चाहे इंडिया चाइना के बीच में नेपाल आ गया उससे हो, चाहे पाकिस्तान से हो. सब जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है, चाहे डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है. तो इट इज़ वेरी नेचुरल. तो IHL क्या करता है? IHL एक बैलेंस बनाना चाहता है. मिलिट्री एप्लीकेशन का क्या मेन पर्पस है? एक तो आपकी बाउंड्री, आपकी सोवरेनिटी सेफ रहे. दूसरा क्या है कि आपका देश फ्लरिश करे. पर्पस तो यही है ना. पर्पस ये तो नहीं है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उनको ऊपर बहुत सारी एट्रॉसिटीज करो. ये तो पर्पस नहीं हो सकता. पर्पस आपकी जीत है. पर्पस आपका बार्बरनेस नहीं है, एट्रॉसिटीज नहीं है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए. आप ठीक है, आपका जो मेन पर्पस था बाउंड्री बढ़ाना, अपने देश की तरक्की करना, वो आपने कर लिया. जिसके घर आप गए, जिसको आपने कॉलोनाइजेशन वाला ही जो पीरियड है, आप क्यों मतलब वैसे लोगों पे हम क्यों अनवांटेडली हम क्यों एट्रॉसिटीज करें? तो इसका IHL का मेन पर्पस क्या है कि ह्यूमैनिटी बनाओ मिलिट्री के बीच में. आई होप इट इज क्लियर. मूविंग टू नेक्स्ट, इट डज नॉट कंसर्न विद द लेजिटिमेसी. लेजिटिमेसी का ही एक लीगल टर्म क्या है? जस एड बेलम. जस एड बेलम इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द लीगल टर्मिनोलॉजी ऑफ द लेजिटिमेसी. तो IHL का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि अगर कहीं वॉर हो रहा है, अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये क्या सही है या गलत. दो देशों के बीच में मनमुटाव है किसी भी वजह से, तो इसमें कौन इंटरफेयर करेगा? यूनाइटेड नेशन. किसके थ्रू? सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू. यूनाइटेड नेशन आएगा थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल, वो डिसाइड करेगा कि इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो टसल है, क्या ये पीसफुल सेटलमेंट के थ्रू सॉर्ट आउट हो सकता है. पीसफुल सेटलमेंट भी एक यूनाइटेड नेशन भी एक टर्म एक पूरा प्रोसेस होता है. वो कभी किसी दिन और वीडियो बनेगी उस पर. तो पीसफुल सेटलमेंट के थ्रू क्या ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता था? ये यूनाइटेड नेशन का काम है. दूसरा क्या काम है? ये जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अभी कुछ दिन पहले UN में भी डिस्कशन हुआ था कि आर्टिकल 370 जो आया था कश्मीर में, वो सही है कि गलत. तो ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम एक्ट करते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें यूनाइटेड नेशन डिस्कस कर सकती है कि ये सही है या गलत. यानी लेजिटिमेसी डिस्कशन का किसका पार्ट है? यूनाइटेड नेशन का. IHL को इससे कोई मतलब नहीं है. जैसा फर्स्ट पॉइंट था कि इट ट्राइज टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन मिलिट्री एक्टिविटीज एंड ह्यूमैनिटी. यानी मिलिट्री एक्टिविटी करो लेकिन इट शुड बी बेस्ड अपॉन द ह्यूमैनिटी. सिमिलरली लेजिटिमेसी से इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट लीगली सही है या गलत. उससे कोई मतलब नहीं है. कॉन्फ्लिक्ट तो हो रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट में एट्रॉसिटीज अनवांटेड नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने बाउंड्री बढ़ाने के लिए सामने वाले देश को हरा दिया, तो चलो ठीक है, प्रिजनर ऑफ वॉर आ गए. अब इस प्रिजनर ऑफ वॉर से आप काम कराते हो, वो भी चलो सही है. लेकिन आप अनड्यू बहुत काम करा रहे हो, एडिक्वेट खाना नहीं है, पानी की कमी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, सैनिटेशन नहीं, तो क्या मिलेगा ये सब करके?
आपका पर्पस तो पूरा हो गया। तो आप चाहे उसकी ऑर्गन को हम निकाल देते हैं या फिर ये सब तो गलत है ना, या फिर कुछ हम उस पर बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सब भी गलत है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आईएचएल का मेन पर्पस क्या है कि ठीक है, एवरीथिंग शुड नॉट बी फेयर इन वॉर। वॉर इज एज नेचुरल एज द ह्यूमन नेचर, बट देयर शुड बी सम ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग द वॉर ऑल्सो। तो वही बात कही गई है कि इसको लेजिटिमेसी से कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब किससे है, ड्यूरिंग द वॉर मोरालिटी मेंटेन हो। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक हाईलाइटेड वर्ड है नॉन कॉम्बैटेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको नागासाकी हिरोशिमा का एग्जाम्पल दिया था, यानी आपको डिस्टिंक्शन करने आना चाहिए। चलो बाउंड्री पे लड़ रहे हैं दो कॉन्फ्लिक्ट जिसके बीच में दो देश लड़ रहे हैं या दो चार लड़ रहे हैं आपस में, ये वहाँ पे झगड़ा हो रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका झगड़ा, आपका कॉन्फ्लिक्ट किससे है। जैसे मैंने क्या कहा था, यूएसए ने पूरे के पूरे जापान को हराने के लिए बॉम्ब गिरा दिया था, एटम बॉम्ब गिरा दिया था शहर में। तो उसने तो डिस्टिंक्शन नहीं किया ना, उसको डिस्टिंक्शन करना चाहिए था कि जो लोग सरहद पे लड़ाई कर रहे हैं उनसे आपस में लड़ाई करो। जो आराम से घर में बैठे हुए हैं, मेरे और आपकी तरह हम लोग नहीं हैं बॉर्डर पे, तो बॉर्डर वाले लोगों से आपका झगड़ा हो रहा है, आप शहर वाले इनोसेंट लोगों को क्यों आप अनवांटेडली अनड्यू उसमें आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यही मतलब है कि आपको समझना चाहिए कि बॉर्डर का कौन फेस कर रहा है और कौन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यानी बिटवीन, यू शुड नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविलियन एंड कॉम्बेटेंट। कॉम्बेटेंट का क्या मतलब है, कॉम्बेटेंट का वो मतलब है जो झगड़ा कर रहा है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, उसे हम कहते हैं कॉम्बेटेंट। अच्छा, अब देखो कॉम्बेटेंट में ही एक तो क्लियर कट डिवीजन हो गया, सिविलियन जैसे हम और आप हैं, हम सब हैं सिविलियंस, और कॉम्बेटेंट क्या होना, जो झगड़ा कर रहे हैं। अब इस कॉम्बेटेंट में भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको हम नॉन कॉम्बेटेंट कहते हैं। कैसे, नॉन कॉम्पिटेंट में वो सब आ जाएंगे, सिविलियंस भी आ जाएंगे और मेडिकल पर्सनल्स भी आ जाएंगे, वुंडेड, सिक, प्रिजनर ऑफ वॉर, सरेंडर्ड, ये सब का क्या मतलब है। यानी मान लो, चलो नॉन कॉम्पिटेंट वो सब है, एक तो हो गया सिविलियन भी हो गया, आपको समझ में आ गया सिविलियन बहुत अच्छे से। दूसरा क्या है, मेडिकल पर्सनल। ये भी मैंने आपको समझाया था कि जहाँ भी झगड़ा होता है तो बॉर्डर पे सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स नहीं रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लोग नहीं, आर्मी नेवी ये सब वाले लोग नहीं रहते, साथ में उनके साथ पूरी एक मेडिकल टीम भी होती है। बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो तो मतलब दे नीड मेडिकल असिस्टेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कुक होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, ये सब होते ही होते हैं। अच्छा, फिर और कौन हो जाएंगे नॉन कॉम्पिटेंट, यानी जो लड़ नहीं रहे हैं आपसे। और कौन हो जाएंगे, वुंडेड। वुंडेड का क्या मतलब है, ऑब्वियस मतलब चोट लग गई, जिनको जब लड़ाई हो रही है तो चोट भी लगेगा, जख्मी भी लोग होंगे। सिक, जिनको चोट नहीं लगी है, जिनको गोली नहीं लगी, जिनका हाथ पैर नहीं कटा वटा है या एनी इंजरी नहीं हुई है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कोई बीमार भी हो सकते हैं भाई, सिक भी हो सकते हैं ड्यूरिंग द वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर, वेरी क्लियर, यानी सामने वाला अगर आपसे हार गया तो उसके सारे के सारे लोग क्या हो गए, प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए। और जिसने सरेंडर कर दिया तो वो सब नॉन कॉम्पिटेंट है। नॉन कॉम्पिटेंट का भी एक लीगल टर्म है जिसे हम कहते हैं हॉर्स डी कॉम्बैक्ट। ठीक है, ये सब एक लीगल टर्मिनोलॉजी फॉर द कन्वीनियंस। आप कहीं भी पढ़ो, चाहे आप बुक से पढ़ो या कहीं ऑनलाइन देखो, तो ये जब टर्म्स आए यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज ऑल्सो। तो इन्हें से क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पिटेंट। ठीक है, तो आई वॉज डिस्कसिंग कि यू शुड नो, आईएचएल का एक प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी आपको पता चलना चाहिए कि कॉम्पिटेंट कौन है और नॉन कॉम्पिटेंट कौन है। कॉम्पिटेंट कौन, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, और नॉन कॉम्पिटेंट कौन, जैसे सिविलियंस हैं, वुंडेड हैं, सिक, प्रिजनर ऑफ वॉर, मेडिकल असिस्टेंस वाले, ये सारे के सारे नॉन कॉम्पिटेंट, यानी जो डायरेक्टली आपसे वॉर नहीं कर रहे हैं। फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री नेसेसिटी। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है आप आपस में जंग कर रहे हो, फाइन, लेकिन दोनों तरफ की मिलिट्री को कुछ उनकी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं। जैसे अब 24 घंटे तो लड़ाई करोगे, लेकिन एनर्जी कहाँ से आएगी, ऑब्वियस फूड वाटर इन सब से आएगी। ठीक है, या फिर आपका कुछ बंकर्स में
मेडिकल स्टफ्स भी रहते हैं, जैसे दवा ववा हो गया या ऐसी ज़रूरती की चीज़ें हो गई, तो आप आपस में झगड़ा कर रहे हो, फाइन है, लेकिन आपको ये मेंटेन करना चाहिए दोनों तरफ के आर्मीज को कि वहाँ पे कोई बॉम्ब ना गिराओ, जो चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ की हों, मिलिट्री की बेसिक नेसेसिटीज़ की। मान लो कहीं बंकर में उनका खाना रखा है, या पानी वाला ट्रंक है, ट्रक आ रहा है, या फिर कहीं कोई मेडिकल स्टफ्स रखा हुआ है, तो वहाँ पे बमबारी ना करो। या मान लो कि पता है कि ठीक है, सामने वाले के मिलिट्री वाले सब इस नदी से पानी लेते हैं, तो उस नदी में जहर ना मिला दो। तो ये सब है कि सामने वाले की नेसेसिटीज़ को भी मेंटेन करना चाहिए। ये सब थोड़ा ह्यूमैनिटी ग्राउंड है और कुछ नहीं है। ह्यूमैनिटी ग्राउंड आप कैसे कैसे लॉ में अप्लाई कर सकते हैं। IHL इज़ नथिंग, आई मीन दिस इज़ ओनली IHL एंड नथिंग मोर देन दैट। हाँ, थोड़े कन्वेंशंस वगैरह भी हैं, सो दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन। बेसिक यही है कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स ड्यूरिंग द वॉर। नाउ द फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में क्या है? ओनली द अमाउंट एंड काइंड ऑफ फोर्स नेसेसरी। इसका क्या मतलब है? प्रपोर्शन में जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि किसी गांव में कोई टेररिस्ट घुस आता है, मान लो 5 टेररिस्ट हैं, और आई मीन फोर्स आई है उनको ढूंढने के लिए, एंड द फोर्स इज इनकेपेबल, या फिर किसी वजह से भी वो 5 टेररिस्ट को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि गुस्से में आप पूरे के पूरे गांव में आग लगा दें, या गुस्से में आप पूरे के पूरे गांव पे ही बॉम्ब गिरा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। आई मीन आप ठीक है, आप आपस में आप दोनों सामने वाले से आपका झगड़ा हो रहा है, फाइन है, तो ठीक वही बात कि अगर मान लो कि किसी दूसरे जैसे एग्जाम्पल अभी ले लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अभी हम कुछ वक्त पहले पाकिस्तान से हमारा झगड़ा हुआ था, और हमारे जो एयर मार्शल थे अभिनंदन की फ्लाइट पाकिस्तान की बाउंड्री में चली गई थी। मान लो कि पाकिस्तान के लोगों को, आई मीन वहाँ के मिलिट्री वालों को पता चल जाए कि ठीक है, एक इंडियन की एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है हमारे यहाँ, और वो मान लो अभिनंदन सक्सेसफुल होते हैं कहीं भी थोड़े देर के लिए शेल्टर लेने के लिए। तो इस गुस्से में पाकिस्तानी आर्मी हो, या सिमिलरली अगर कुछ सिचुएशन इंडिया के लिए या कहीं के लिए भी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक या मतलब फ्यू पीपल को पकड़ने के लिए आप पूरे के पूरे इनोसेंट लोगों को आप एट्रॉसिटीज या फिर उनको खतरे में नहीं डाल सकते। तो देयर शुड बी सम प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, मान लो कि मुठभेड़ में अगर मान लो 5-6 को पकड़ना है, तो 1-2 इनोसेंट का भी जान जा सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5-6 को पकड़ने के लिए पूरे 50-100 लोगों को आप खतरे में डाल दें। तो देयर शुड बी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। अगेन एंड अगेन द सेम थिंग, ह्यूमैनिटी शुड बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द वॉर टाइम। यानी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी में क्या क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कि आपके जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, या जो भी आपके हॉस्टेजेस हो रहे हैं, उनको आप ह्यूमिलेट मत करो, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट उनके साथ अप्लाई ना करो। ठीक है, उनका भी ट्रायल होना चाहिए, उनकी भी बात सुनना चाहिए। जैसे जैसे देखो, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 से पहले आई मीन हिटलर ने बहुत सारे अट्रॉसिटीज़ किया था ज्यूज़ के साथ, तो ज्यूज़ का भी फिर ट्रायल हुआ। उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या एट्रॉसिटीज़, क्या क्या वायलेंस हुआ, क्या क्या जुल्म हुआ, तो उनका भी ट्रायल होना चाहिए, कुछ भी इनह्यूमन ना हो सके इस वजह से। तो वही सब है कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड हमेशा मेंटेन करना चाहिए, और जो भी आप सामने वाला अगर आपका हार भी गया है, तो उसको अनवांटेड अनड्यू फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर ना करो, उसके भी ऑनर का रिस्पेक्ट करो, उसके भी फैमिली राइट्स को दो, उसको रिलीजियस कन्विक्शंस, हाँ उसके मतलब वो प्रैक्टिस कर सके हाउ फार कि वो किसी और को साइड इफेक्ट ना हो सके। तो ये सब आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी में। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? मान लो आपका सामने वाले से झगड़ा हो रहा है, तो सामने वाले टीम में बहुत सारे ऐसे भी होंगे, आई मीन जो लोग प्रिजनर्स ऑफ वॉर हुए, तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर सारे के सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को सेम ट्रीटमेंट करना चाहिए। आई बात समझ में? जैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर में बहुत सारे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कास्ट, जिनका रिलीजन, जिनकी लैंग्वेज, जिनकी एथनिसिटी अलग अलग होगी, तो सामने वाले को या जो जीत गया है उनको आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। एंड द लास्ट इज वुमेन एंड चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन। आपको पता है फिजिकली थोड़ा वुमेन एंड चिल्ड्रन थोड़ा वल्नरेबल
कंडीशन में हो जाते हैं, तो इनके साथ कोई इल ट्रीटमेंट ना हो, इनके साथ कोई रेप वाली कंडीशन ना हो, या फिर मोलेस्टेशन वाला जो अक्सर इनके क्योंकि ये थोड़ा बच्चे हैं, वीक हैं, तो ये सब कोई कंडीशन ना हो इनके साथ, इनकी भी डिग्निटी, इनकी भी इनकी भी लाइफ का प्रोटेक्शन होना चाहिए, किसी तरह का कोई इंडिसेंट असॉल्ट नहीं होना चाहिए इनके साथ। ये सब है बेसिक आइडिया ऑफ IHL, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड विच आई एम गोइंग टू कवर इट टुडे। अच्छा, in my previous videos I have discussed with you the meaning of human rights. So एक आपको briefly आपको ऐसा लग सकता है कि IHL is lump sum like human rights only. तो नहीं, IHL is not lump sum like human rights. हाँ, IHL में बहुत सारा चीज़ें human rights का you can cover, but there is certain difference between the IHL and human rights. तो पहला क्या difference है? IHL is applicable ड्यूरिंग द देखो हाउ स्टेट्स एंड कंट्रीज बिहेव इन वॉर टाइम सिचुएशन विथ ईच अदर। देखो IHL वो ब्रांच है जो कि बिटवीन द कंट्रीज, जैसे जब भी झगड़ा होगा, देखो यहाँ पे स्टेट इज पॉलिटिकल टर्म ऑफ कंट्रीज ओनली, आपको पता है, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने कंट्रीज भी लिख दिया है। तो स्टेट्स ये क्या है, एक ऐसा रिलेशन है जो वॉर में स्टेट्स आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं। वही बात है, जब कंट्री में होगा तो यानी इसका मतलब ये है कि आप जब झगड़ा होगा तो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होगा, तो आप सामने वाले के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये IHL का कंसर्न है। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्रेरी में क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है? जनरली ह्यूमन राइट्स क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने देश के लोगों को प्रोवाइड करवाती है। हाँ, आई अग्री, UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, आपका सर्टेन बेसिक राइट्स, सर्टेन बेसिक ह्यूमन राइट्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड इन द होल वर्ल्ड, वो ठीक है। लेकिन IHL का क्या मतलब है? IHL कंट्री टू कंट्री का बीच का रिलेशन है, और कभी हम जैसे पढ़ेंगे ये इंटरनेशनल लेवल का हो गया, कई बार नेशनल लेवल पे भी होता है, नॉन इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। जब बहुत ही लार्ज स्केल में कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ भी IHL लगता है। तो IHL कहाँ कहाँ लगेगा? आर्म कॉन्फ्लिक्ट में लगेगा, और इन बिटवीन द कंट्रीज एप्लीकेबल होगा। और ये जनरली कहाँ होता है? गवर्नमेंट और पर्सन पे, या गवर्नमेंट और उसके लोगों पे। ठीक है, दूसरा क्या डिफरेंस है? अप्लाइज एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल, ये भी है अप्लाइज इन नेशनल अरीना। कहाँ? ये देखो, इसका ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका जो बाउंड्री होता है वो ज़्यादा मतलब ह्यूमन राइट्स का बाउंड्री बहुत ही वाइड है, बहुत वाइड है, वो कहीं भी एप्लीकेबल है। IHL ड्यूरिंग द वॉर टाइम ही एप्लीकेबल है, क्लियर है? ड्यूरिंग द वॉर टाइम लॉज है, एंड इट इज़ अ पीसफुल टाइम लॉज। पीस टाइम लॉज क्यों कहा गया? क्योंकि पीस, देखो, या तो वॉर होगा या पीस होगा। तो जब पीस होगा, पीस ज़्यादातर टाइम पीस ही रहता है, तो ये ह्यूमन राइट्स अप्लाई होगा, और जब वॉर होगा तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? IHL अप्लाई होगा। तो दिस इज सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन IHL एंड ह्यूमन राइट्स. So this is all for today's video. Thank you for watching. I hope you like it.